बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन बड़े अच्छे लगते हैं। हमारे वीडियो का टाइटल है प्लाज्मा प्रोटीन। इस वीडियो के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो कर दें शुरू? तो कर दें क्या शुरू? तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ध्यान दे लो, वीडियो को कर लो 2x पे 1.75 पे, जो आपकी मर्जी। फिर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ सुना, ऐसे इस तरीके से बोलता हूँ सुनाई दूंगा, तो आप वो करो ताकि टाइम बच सके आपका, ठीक है। तो कर दें शुरू? तो चलिए देखिए, देखो प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे पहले तो हमें इनकी नॉर्मल वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज कौन सी नॉर्मल वैल्यूज? ये वाली कि ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ये कहाँ पहुंच गए हम लोग? ये रहे। हाँ, तो नॉर्मल वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि जो हमारा टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन होती है ब्लड में, है ना, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन कितनी होती है? बोलो 6.4 से लेके 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। कितना? 6.4 से लेके 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर, है ना। और प्लाज्मा प्रोटीन उनकी नॉर्मल वैल्यू, जैसे मेजर प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास 4 दिन है, 4 है, ठीक है। कितने हैं? 4 मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है। एक तो एल्ब्यूमिन और एक ग्लोब्यूलिन और एक फाइब्रिनोजन और एक प्रोथ्रोम्बिन। तो ये 4 हैं। बोल दो जरा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये 4 मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है। अब इनकी नॉर्मल वैल्यूज जो कि ग्राम पर डेसीलीटर में लिखी हुई है आपको याद होनी चाहिए। जैसे एल्ब्यूमिन का तो खासकर भूल ही मत जाना, भूल न जाना ओ जाने जाना। ये कितना है? 4.8। कितना है? 4.8। ग्लोब्यूलिन का कितना है? 2.3। फाइब्रिनोजन 0.3 और प्रोथ्रोम्बिन का 0.1। अच्छा, एक चीज और मैं यहां से इसका एक्सटेंशन बताता हूं इस पॉइंट का। आपको ना ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हमें एल्ब्यूमिन टू ग्लोब्यूलिन रेशियो बताओ, तो वो रफली 2:1 आता है, क्योंकि ये 4.8 है, ये 2.3 है। तो ऐसे 4/2 करो अप्रोक्सीमेटली, है ना। 4/2 करोगे तो 2 2 जा 4, तो 2:1 आएगा एल्ब्यूमिन टू ग्लोब्यूलिन का रेशियो, ठीक है। उसके बाद में टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन 6.4 से 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद में साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अडल्ट्स में बात करें ना हम लोग, अडल्ट्स में प्लाज्मा प्रोटीन की, मतलब सारे प्लाज्मा प्रोटीन है ना, एल्ब्यूमिन ले लो, फाइब्रिनोजन ले लो, प्रोथ्रोम्बिन ले लो, इन सब की जो साइट ऑफ ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम लिवर, ठीक है। लेकिन हम आप जानते हो ग्लोब्यूलिन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं ना, अल्फा, बीटा और गामा, है ना। तो जो अल्फा और बीटा है वो तो लिवर से ही आते हैं, लेकिन जो गामा गामा जो कि एंटीबॉडी की तरह भी फंक्शन करता है, गामा ग्लोबुलिन, ये कहां से आता है? ये प्लाज्मा सेल से आता है, ठीक है। प्लाज्मा सेल से गामा ग्लोबुलिन आता है। उसके बाद में अडल्ट्स की बात करी। अब एम्ब्रियो की बात करें, जब हम छोटे से मुन्ने से एम्ब्रियो थे, तो जब हम एम्ब्रियो थे तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन थे ये कहां से डिराइव हो रहे थे? ये आ रहे थे मेसेनकाइमल सेल से। कहां से रहे थे? मेसेनकाइमल सेल से इन एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है। और सबसे पहला फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड जो फ्रैक्शन है दैट इज एल्ब्यूमिन फ्रैक्शन। सबसे पहले एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन बनता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और जब स्टारवेशन की कंडीशन होती है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि स्टारवेशन, भूख मरी, स्टारवेशन की कंडीशन के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। और वो कहां से होता है? फिर वो टिश्यू प्रोटीन से होता है, ठीक है। जो टिश्यू प्रोटीन है मेनली, उससे ही प्लाज्मा प्रोटीन बन जाता है इन केस ऑफ स्टारवेशन। भाई कहां से बनाओगे तुम? टिश्यू प्रोटीन से सीधा सीधा बना लो ना। वैसे ही भूखमरी की सिचुएशन चल रही है, ठीक है। और रिड्यूस भी हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन इन स्टारवेशन। देन अच्छा, उसके बाद में फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बेहद ही ज्यादा जरूरी, खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, खतरनाक वाला, है ना। एल्ब्यूमिन की बात करोगे, एल्ब्यूमिन के क्या क्या फंक्शंस हैं ध्यान से सुनना। अभी अपने कानों को खोल के बैठ जाओ अच्छे से, ठीक है। आंखें भी खोल लो, चौड़ी कर लो आंखों को, ठीक है। शुरू करते हैं। एल्ब्यूमिन सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये 80% ऑफ द टोटल कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इसको मेंटेन करता है। एल्ब्यूमिन मेंटेन्स कितना? 80% ऑफ द टोटल कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ब्लड का
80% कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन और क्या करता है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है ना। जो विस्कोसिटी जो होती है ये फर्दर हमारी हेल्प करती है इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। सो एल्ब्यूमिन व्हाट इट डू, इट मेंटेन्स विस्कोसिटी ऑफ ब्लड विच मेंटेन्स पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑफ आर्टीरियल एंड देयर बाय हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। ठीक है, एल्ब्यूमिन बफर की तरह भी काम करता है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है, ये कैरियर की तरह भी काम करता है, लिपिड का, बिलिरुबिन, हार्मोन और ड्रग्स का कैरियर, एज अ कैरियर भी काम करता है एल्ब्यूमिन, और ये प्रोटीन रिजर्वियर की तरह भी काम करता है। ये 5 फंक्शन एल्ब्यूमिन के टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ग्लोबुलिन जो है, ग्लोबुलिन क्या करता है, ये 20% ऑफ द टोटल ऑस्मोटिक कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। 80% तो एल्ब्यूमिन करता है और 20% कौन करता है, गिलियोबिलिन। ठीक है, गिलियोबिलिन मेंटेन करता है। और दूसरी बात, दूसरा फंक्शन देखना, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड यहाँ भी आएगा। ठीक है, अब ग्लोबुलिन अलग अलग टाइप के होते हैं ना, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा में भी अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन और बीटा और ये गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, तो अल्फा 1 ग्लोबुलिन जो होता है ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड और स्टेरॉइड्स का। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। जो अल्फा 2 ग्लोबुलिन है वो क्या करता है, वो कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है एज किसकी फॉर्म में, सेरुलोप्लाज्मिन की फॉर्म में। बीटा ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को एज ट्रांसफेरिन। ओके, फिर उसके बाद में जो हमारा गामा ग्लोबुलिन होता है, ये पता है आपको, जानते हो क्या करता है, ये एंटीबॉडी की तरह काम करता है। कौन सी बॉडी की तरह, एंटीबॉडी की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इज असेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन एंड इट इंक्रीजेस ESR। अब ये ESR क्या चिरांद है, ESR है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को इंक्रीज करता है कौन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, और ये आपको पता है ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है और ये विस्कोसिटी ब्लड की जो है वो मेंटेन करता है। प्रोथ्रोम्बिन, अरे सुना हुआ है ना इसका नाम, सुना हुआ है ना। हाँ, कहाँ पे, ब्लड कोगुलेशन जब हम पढ़े थे तब हमने ये सुना था, ब्लड कोगुलेशन में प्रोथ्रोम्बिन। तो ये इनके फंक्शंस एक बार देख लेना। ठीक है, अब नाइस टू नो फॉर MCQs, ये देखो कुछ आप फिर से वही चीजें रिपीट हो रही हैं। एल्ब्यूमिन, अब इसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, बाइंडिंग एंड कैरियर प्रोटीन, बाइंडिंग एंड कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है और ये ऑस्मोटिक रेगुलेटर होता है ना, 80% ऑफ द टोटल कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ग्लोबुलिन क्या, फिर से मैंने बोल दिया 20% ऑस्मोटिक रेगुलेटर है ये। फाइब्रिनोजन जो होता है ये प्रिकर्सर होता है फिब्रिन का। फिब्रिनोजन, फिब्रिन जो है उसका फाइब्रिनोजन जो है इट इज प्रिकर्सर ऑफ फिब्रिन इन हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या होता है, ये होमियोस्टेसिस और हीमोस्टेसिस का फर्क पता है ना आपको। व्हाट इज होमियोस्टेसिस, ये तो होता है कि मतलब मेंटेनिंग द कॉन्स्टेंसी इनसाइड द बॉडी, है ना। और हीमोस्टेसिस ये ब्लड से रिलेटेड होता है। तो ड्यूरिंग हीमोस्टेसिस हम पढ़ते हैं कि फाइब्रिनोजन जो होता है इट इज द प्रिकर्सर ऑफ फिब्रिन। देन ये सारे के सारे प्रोटीन्स, कोगुलेटिंग फैक्टर 2nd 7th, ये सब क्या है, ये ब्लड क्लोटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में अब यहाँ से कुछ फंक्शंस या कुछ जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो आप कौन से याद करोगे, देखो थोड़ा बहुत है ना, देख लेना एक बार। वैसे इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें से जैसे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन ऐसे हैं जो हम आगे के यूनिट्स में ना, थोड़ा बायोकेम में या इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे ना, तो इनको थोड़ा ऐसे देखा हुआ होना चाहिए। जैसे एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, इसका क्या फंक्शन होता है, प्रिंसिपल फंक्शन इज दैट it promotes it is a protease inhibitor of intrinsic कोगुलेशन सिस्टम। ठीक है, इसका प्रिंसिपल फंक्शन होता है कि ये इनहिबिटर होता है, प्रोटीज इनहिबिटर होता है। देन सेरुलोप्लाज्मिन, ये कॉपर का ट्रांसपोर्ट करता है, कॉपर के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है सेरुलोप्लाज्मिन, ये काफ़ी फेमस है ना। ट्रांसफेरिन, ट्रांसफर ऑफ आयरन, ये ट्रांसफेरिन का मेन प्रिंसिपल फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। उसके बाद में एंजियोटेंसिनोजन, ये पढ़ा है ना कहीं, ये क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 2nd
सेकंड का प्रिकर्सर होता है, प्रिकर्सर टू प्रेशर पेप्टाइड एंजियोटेंसिन सेकंड। उसके बाद में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट, है ना, ये इट इज मीडिएटर ऑफ एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर के एनाबॉलिक, इट इज द मीडिएटर ऑफ एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, राइट। नेक्स्ट, विपल्स क्लासिफिकेशन ऑफ सेल प्रोटीन। देखो विपल भाई साहब ने कहा कि जो हमारे सेल प्रोटीन्स हैं इनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी फिक्स्ड सेल प्रोटीन, और एक डिस्पेंसेबल रिजर्व प्रोटीन, और एक लेबाइल रिजर्व प्रोटीन, ठीक है, ये 3 हो गए। अब इसमें से सबसे पहले जो हमारा फिक्स्ड सेल प्रोटीन है, क्या है, फिक्स्ड सेल प्रोटीन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ एक्टिविटी, सेल लाइफ और सेल एक्टिविटी, ठीक है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स सेल प्रोटीन, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब डिस्पेंसेबल वर्ड का ही मतलब होता है कि दे आर एबल टू रिप्लेस्ड और डन विदाउट, ठीक है, तो इनके बिना भी काम चल सकता है। बट दो डिस्पेंसेबल रिजर्व प्रोटीन्स हैं, ये तब यूज करे जाते हैं व्हेन एक्सेस एनर्जी इज नीडेड एंड अदर पर्पस लाइक इन स्टारवेशन, वहां पर डिस्पेंसेबल रिजर्व प्रोटीन यूज करे जाते हैं। लेबाइल जो रिजर्व प्रोटीन्स हैं, ये तो पता है क्या करा जाता है इनके साथ बड़ा अत्याचार होता है, क्या अत्याचार होता है इनके साथ, इनको है ना, मतलब फटाफट से ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। जब भी प्लाज्मा में प्रोटीन कंसंट्रेशन कम होता है तो ये लेबाइल होते हैं ना, इनको गांड पे लात मार के ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। देन मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, कौन से मेथड्स हैं, ये टिप्स पे होना चाहिए, चारों मेथड्स। आपको मेथड्स के अंदर घुस के पता हो नहीं हो, लेकिन मेथड्स पता होने चाहिए। 4 मेथड्स होते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। क्या मेथड्स हैं? प्रिसिपिटेशन बाय सॉल्ट, आप क्या करो, सॉल्ट को ऐड कर दो, सॉल्ट को ऐड करो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे और आप प्रिसिपिटेशन करवा लो अपने प्लाज्मा प्रोटीन का, पहला मेथड। दूसरा है फ्रैक्शनल प्रिसिपिटेशन। फ्रैक्शनल प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में क्वांटिटी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन आइसोलेट होते हैं। तीसरे नंबर पे सेडिमेंटेशन बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करके आप सेडिमेंटेशन करवा लो, ठीक है, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लो। अब ये चारों मेथड्स के नाम हो गए। उसके बाद में चारों मेथड्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन प्रेसिपिटेट के बारे में बता चुका हूं। अब इसमें ये याद रखने का है कि एल्ब्यूमिन कैसे प्रेसिपिटेट होता है। एल्ब्यूमिन इज प्रेसिपिटेटेड बाय फुल सैचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट NH2 का होल ट्वाइस SO4, तो इसका फुल सैचुरेशन चाहिए होता है एल्ब्यूमिन को प्रेसिपिटेट करने के लिए। ग्लोबुलिन को प्रेसिपिटेट करने के लिए ये जो अमोनियम सल्फेट है, ये आधा ही काफी है, ये आधा ही काफी है। फाइब्रिनोजन को प्रेसिपिटेट करने के लिए, अरे यार इसका 1/5 हिस्सा ही काफी है, बस 1/5 हिस्सा। एल्ब्यूमिन, तुझे तो मैं पूरा फुल सैचुरेशन में सेपरेट करूंगा, प्रेसिपिटेट करूंगा। ग्लोबुलिन हाफ सैचुरेशन और फाइब्रिनोजन 1/5 सैचुरेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट हो गया। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन हो गया। उसके बाद में सेडिमेंटेशन बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। अब होता क्या है, जो डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, ये डिफरेंट रेट्स पर जब इनको क्या करते हैं हम लोग, हाई स्पीड रिवॉल्विंग स्विडबर्ग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं, तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स अलग अलग रेट पर सेडिमेंटेशन शुरू करते हैं। देखो, डिफरेंट प्रोटीन्स सेडिमेंट एट डिफरेंट रेट्स when solution of them are spun at very high speed in Swedberg ultracentrifuge. Thus proteins can be separated. Thus the protein can be separated. This is the sedimentation by ultracentrifugation. Electrophoresis में क्या होता है, ये कुछ चार्ज से रिलेटेड है। देखो, it is the movement of charge particle toward the oppositely charged electrode in an external electric field। ठीक है, जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो एक चार्ज पार्टिकल अपने से अपोजिटली चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एनालाइजिंग प्रोटीन। तो आपसे कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एनालाइजिंग प्रोटीन, इट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, उसके बाद में अरे क्या चिरांद है, होता क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो मैंने बताया पहली बात कि अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स का अट्रैक्शन एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस।
इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल ऑफ सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, जैसे प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे, मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूँ जो आप ध्यान में रखेंगे कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या कैटायंस बनाते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, और ये लोग एनायंस बनाते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन में। ठीक समझ रहे हो, एसिडिक सॉल्यूशन में हम अपना जो प्रोटीन है वो कैटायन बनाएगा, और एल्कलाइन में क्या बनाएगा, ए से एल्कलाइन और ए से एनायन। ठीक है, वैसे सॉरी ए से तो एसिडिक भी होता है, बेकार ट्रिक। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन में एनायंस बनेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ होती है नॉर्मली एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन में। और अब जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी, है ना, इस प्रोटीन सॉल्यूशन पे, तो जो प्रोटीन कैटायंस होंगे, जो कैटायन बने थे ना एसिडिक सॉल्यूशन में, दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड इन एसिडिक सॉल्यूशन, है ना। कैटायंस जो होंगे वो तो कैथोड की तरफ चले जाएंगे, और जो एनायंस होंगे वो टुवर्ड्स द एनोड जाएंगे। देखो सी से कैटायन, सी से कैथोड, ए से एनायन, ए से एनोड। वाह वाह, मजे आ गए, इस बार अच्छी ट्रिक बनी है। सिंस द वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन हैव डिफरेंट सरफेस चार्जेस दे माइग्रेट एट डिफरेंट रेट्स। भाई साहब ऐसा थोड़ी है कि जितने प्लाज्मा प्रोटीन्स है सब सेम रेट से मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड और एनोड, अलग अलग अपनी अपनी रेट से मूव करेंगे। जैसे एग्जांपल जो अपना प्री एल्ब्यूमिन है, ये बहुत फास्ट रेट से ये दे मूव वेरी फास्ट, है ना, फास्टेस्ट मूव करते हैं कौन, प्री एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन। लेकिन अब इसकी बात कर लो, ये गामा ग्लोबुलिन, ये बड़ा स्लो है, धीरे धीरे से, हाँ तो धीरे धीरे से जाता है अल्फा गामा ग्लोबुलिन जो अपना वो स्लोवेस्ट मूव करता है, और प्री एल्ब्यूमिन ये सबसे तेज भाग करके जाते हैं बहन। जो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, प्री एल्ब्यूमिन भागा तेज एकदम टुवर्ड्स द कैथोड एंड एनोड। ठीक है, अब और बाकी सारे बस इंटरमीडिएट बीच के। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ द मूवमेंट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ प्रोटीन कैन बी डिपेंडेंट। हम अलग अलग प्रोटीन की फ्रैक्शन का पता लगा सकते हैं कि कौन से फ्रैक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, ये किस नेचर के हैं। ओके, और अब इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग एक डेंसिटोमेट्रिक स्कैन कर सकते हैं। डेंसिटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज़ करके हम स्कैनिंग और स्टेनिंग कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग इसकी कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल अब ये यहाँ पता चलेगा, ये ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे देखो। जैसे मोस्टली जो लेबोरेटरीज है वहाँ पर जो सबसे कॉमन यूज्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस है दैट इज सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। ये वाइडली यूज़ किया जाता है सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। ये क्या करता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन को 5 बैंड में डिवाइड कर देता है। ठीक है, कितने बैंड में, 5 बैंड में। नाम बता दो जी 5 बैंड का। एक तो एल्ब्यूमिन, और एक अल्फा 1, एक अल्फा 2 ग्लोबुलिन, एक बीटा और एक गामा ग्लोबुलिन। ये 5 बैंड में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और इन बैंड्स का जो अमाउंट है वो हम लोग डेंसिटोमेट्रिक स्कैनिंग मशीन से पता लगाते हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एल्ब्यूमिन है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा गामा। ये जो हम शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, एनोड कैथोड हमने दिखा दिए। अब क्या हो रहा है, अब ये फिगर क्या शो कर रही है, शो कर रही है नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन का ये 5 ग्रुप, मैंने कहा था ना कि 5 ग्रुप बन जाएंगे, 5 बैंड्स बन जाएंगे, तो 5 बैंड बन चुके हैं। तो ये 5 बैंड ये कैसे नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न है स्टेनिंग के बाद। ठीक है, लेकिन ये वाला क्या है, ये यहाँ पर यूज किया गया है डेंसिटोमीटर से स्कैन करा गया है इस चीज को। तो ये इस तरीके का कुछ ग्राफ आया है हमारे पास। तो दिस इज डेंसिटोमेट्रिक स्कैनिंग फ्रॉम सेल्यूलोज एसीटेट स्ट्रिप विच कन्वर्ट दिस कैरेक्टरिस्टिक पीक्स ऑफ एल्ब्यूमिन। ये सबकी पीक बन गई, जैसे एल्ब्यूमिन मोटा है, देखो यहाँ पे मोटी सबसे ऊंची पीक बनी है। अच्छा, इनकी देखो एवरेज सी बन गई, फिर इसकी देखो गामा की थोड़ी सी ऊंची पीक बनी है, वो मोटा दिखा रहा है थोड़ा इधर, है ना। तो ये अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब एक बात बताओ, इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो देख लो। Characteristic changes in the amount of one or more of these 5 band are found in many disease। देखो अगर आपको यहाँ पर इनके ये जो 5 बैंड बने हैं इनके अमाउंट में कुछ भी इधर उधर दिखाई दे इस ग्राफ में, या इसमें ये जो हमारे पास पैटर्न बना है इसमें कुछ भी 19-20 दिखाई दे, तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है,
19-20 तो नहीं बट थोड़ा ज़्यादा, बट कोई भी डिफरेंस दिखाई दे इसका मतलब इट शोज डिजीज, ठीक है। एग्जाम्पल, गामा बैंड इंक्रीजेज इन मोनोक्लोनल गैमोपैथी। तो मोनोक्लोनल गैमोपैथी के केस में जो हमारा गामा बैंड होता है वो आपको इंक्रीज्ड दिखाई देगा, गामा बैंड, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, बेहद ही ज़रूरी टॉपिक। प्रॉपर्टीज़ है ना एकदम, ये भी ऐसे याद होनी चाहिए। पूछते हैं प्रॉपर्टीज़, कुछ समझाने को बोलते हैं, पूछते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे पहले सॉल्ट डालोगे डिफरेंट कंसंट्रेशन में तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन इट्स ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। सेडिमेंटेशन बाय अल्ट्राफ्यूगेशन, ये पढ़ लिया ना ये। उसके बाद ये वाली है तगड़ी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? अरे वो पीएच जिस पर प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल जाए, दैट पीएच, उस सुसरी पीएच को हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, है ना। जैसे एल्ब्यूमिन की पीएच याद रखनी, एल्ब्यूमिन का सब याद रखना, इसका जिस्म जान सब याद रखना। एल्ब्यूमिन आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कितनी होती है? 4.64। बाकी इनकी देख लेना, अल्फा बीटा गामा की 5.1, 5.6 और 6। उसके बाद में बफर एक्शन, है ना। बफर एक्शन भी शो करते हैं ये लोग, लेकिन पता है बफर एक्शन बिकॉज ऑफ देयर नेचर टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, इसके कारण ये लोग बफर एक्शन शो करते हैं। लेकिन यार इतना कोई खास रोल भी नहीं है, मतलब जो टोटल बफरिंग पावर है ब्लड की उसका ये 1/6 जो है हिस्सा होता है ना, उससे भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट एल्ब्यूमिन का याद रखोगे, बताओ कितना है? 69,000 डाल्टन। कितना होता है? 69,000, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक इफेक्ट पता है आपको? ऑस्मोटिक इफेक्ट पता है आपको? बस सीधी सी बात है, दे इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू स्पेसेस, यू नो। ऑस्मोटिक इफेक्ट, ठीक है। ऑस्मोसिस कहाँ काम आता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा, फ्लूइड का एक्सचेंज होगा, फलाना ढिमकाना। विस्कोसिटी का पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब प्लाज्मा प्रोटीन का काफ़ी बड़ा वाला रोल होता है ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन करने में, जिसके कारण बाद में जाके क्या भी होता है, बोलो, जिसके कारण आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है उसको भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनिंग द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ओके, एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन आर्टरीज, ओके। नाउ विस्कोसिटी ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करती है? मतलब जैसे आपके पास कोई भी पर्टिकुलर अलग अलग प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो उनमें विस्कोसिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? तो विस्कोसिटी ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन डिपेंड फार मोर ऑन द शेप ऑफ प्रोटीन देन ऑन इट्स साइज। शेप, ठीक है, शेप ऑफ प्रोटीन पर डिपेंड करेगी, साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल पे नहीं डिपेंड करेगी, ठीक है। जो लेस सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। प्रोटीन का मॉलिक्यूल जितना लेस सिमेट्रिकल होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, ओके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी, ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट एक्शन, देखो ये क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये हॉर्मोन्स के साथ, बहुत सारे हॉर्मोन हैं, आयंस हैं, मेटल आयंस हैं, आयरन, कॉपर और बहुत सारे ड्रग्स हैं, उनके साथ ही क्या करते हैं, एक लूज सा बॉन्ड बना लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं, लूज बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बना है ना, दैट इज इनफ टू लिमिट फ्री डिफ्यूजन। मतलब फॉर एग्जांपल अभी बेचारा ये हार्मोन है थायरोक्सिन आराम से एन मस्ती से घूम रहा था, फ्रीली डिफ्यूज कर रहा था, है ना। लेकिन अब अगर ये बॉन्ड बना लेंगे प्लाज्मा प्रोटीन इस बेचारे थायरोक्सिन के साथ, तो क्या भी फ्रीली डिफ्यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से इस थायरोक्सिन के बेचारे की बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई भाई साहब, अब ये जो बॉन्ड बना इसका कुछ फायदा भी है क्या? देखो, द बॉन्ड फॉर्म में सर्व एज रिजर्वियर फॉर फ्री हार्मोन, मेटल और ड्रग व्हेन इट इज स्लोली रिलीज। द ड्रग को बाइंड कर लिया और धीरे धीरे उसको रिलीज करता रहेगा। अब आपको बोला जाए कि कुछ एल्ब्यूमिन के बारे में बता दो कि अर्ज किया है एल्ब्यूमिन इज अ मेजर प्लाज्मा प्रोटीन और ह्यूमन ब्लड, मेजर प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ ह्यूमन ब्लड। कैरेक्टरिस्टिक, इसकी शेप होती है एलिप्सॉइडल, मॉलिक्यूलर वेट 69,000 डाल्टन, नॉर्मल प्लाज्मा लेवल 4.8 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। और प्रेसिपिटेशन कैसे होता है देखा था ना, बाय फुल्ली सैचुरेटेड अमोनियम सल्फेट। और इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी हाईएस्ट अमंग द प्लाज्मा प्रोटीन, भाई साहब इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी हाईएस्ट होती है इसकी एल्ब्यूमिन की अमंग द प्लाज्मा प्रोटीन। याद रखना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी किसकी होती है बता? एल्ब्यूमिन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी किसकी होती है बता? सब प्लाज्मा प्रोटीन में
एल्ब्यूमिन की, है ना। रेट ऑफ सिंथेसिस 12 ग्राम पर डे, अरे दिन का 12 ग्राम। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। तो इसी तरीके से एल्ब्यूमिन 4 बोतल वोडका नहीं 12 ग्राम वोडका, है ना, डे पर डे 12 ग्राम बनता है। फंक्शंस ऊपर देखो कहाँ, सी अबव, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर देखो सब पढ़ चुके हैं हम फंक्शंस इसके। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का प्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो देखो जरा देखो, अब तुम्हें पता है कि हमारे पास काफी सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, एग्जाम्पल। अब तुमने ये पहले पढ़ लिया कि 80% ऑफ द जो टोटल प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड में, दैट इज मेंटेन्ड बाय एल्ब्यूमिन और 20% बाय ग्लोब्यूलिन। सीधी सी बात है। इंपॉर्टेंस क्या है, प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम बाय कॉजिंग ऑस्मोसिस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, भाई सीधी सी बात है, सुनो, प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ना तो क्या होगा, अगर ब्लड की वॉल्यूम कम हुई ना, तब तो बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां से फ्लूइड ला करके अंदर ले लिया जाएगा, ठीक है। और अगर अंदर ज्यादा हुआ तो बाहर भेज दिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, ओके। देन next point is normally prevent significant loss of fluid volume from the blood into interstitial spaces, ठीक है। तो अगर प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होगा तो ब्लड में जो बाकी फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड वॉल्यूम उसका लॉस होगा इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। अगर हो भी गया तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस से वापस फ्लूइड ले लिया जाएगा अंदर। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोप्रोटीनीमिया, अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स की कमी हो जाए, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो क्या, कैसे, व्हाट आर द कॉजेज? सबसे पहले, अरे पहला कॉज तो यही हो गया कि तुम इंटेक ही कम कर रहे हो, डिक्रीज इंटेक, है ना, लेक ऑफ प्रोटीन इन डाइट। देन दूसरा रीजन हो गया, अब तुम ले तो रहे हो लेकिन वो पच नहीं रहा है, पचने का मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तीसरा, तुम लोग ले भी रहे हो, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है ना, अब सिंथेसिस नहीं हो रहा। दूसरा, लिवर डिजीज हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस, किरोसिस, फाइब्रोटिक चेंजेस ऑफ द लिवर, तो सिंथेसिस डिक्रीज हो जाए, प्लाज्मा प्रोटीन जो अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं वो नहीं होते। देन उसके बाद में इंक्रीज प्रोटीन लॉस फ्रॉम, अब भाई सब हो रहा है लेकिन है ना क्या हो रहा है, मतलब मैं तो बोल रही हूँ कि किडनी से, है ना, मतलब क्या हो रही है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है, इंक्रीज प्रोटीन लॉस, है ना। जैसे कब होता है, निफ्रोटिक सिंड्रोम में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, मैं कह रही हूँ कि किडनी से प्रोटीन का लॉस होने लग जाता है। और दूसरी बात, तुम्हें कॉन्जेनाइटल डिफिशियंसी हो किसी प्लाज्मा प्रोटीन की, वो भी कॉज हो सकता है हाइपोप्रोटीनीमिया का। इफेक्ट क्या होगा हाइपोप्रोटीनीमिया का? मोटापा, इडेमा, सूजन, है ना, सूजन, मोटापा नहीं बोल सकते, सूजन बोल सकते हैं, ना। एग्जांपल, प्लूरल एफ्यूजन में क्या होता है बताओ? अगर किसी में दम है, किसी ने लंग्स पढ़ा है, तो प्लूरल एफ्यूजन क्या होता है बता दो, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। आवाज नहीं आई? हेलो, कोई बोल रही है? भाई सुन ही नहीं रहा, बता प्लूरल एफ्यूजन क्या होता है? मेरे को पता था याद नहीं आएगा। चलो अब ऐसा करना, बुक खोल के देखना या फिर प्लूरल एफ्यूजन को सर्च करना गूगल पे, फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना मेरे को, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या होता है इडेमा का? सबसे पहले पहली चीज, पहला कदम, हाइपोप्रोटीनीमिया होना चाहिए, प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होनी चाहिए। अगर प्लाज्मा प्रोटीन की कमी है, देन प्लाज्मा प्रोटीन की कमी है तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं? प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। अब उनकी कमी हो गई तो प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगर प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो जो फ्लूइड होगा वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा ब्लड वेसल से निकल करके, और अब वो बाहर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा टिश्यू स्पेस में, और फिर इसकी वजह से क्या होगी? सूजन, इडेमा। ओके, नाइस टू नो। अब ये पोर्शन है नाइस टू वाला, फटाफट मैं बोलता हूँ थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज क्या होता है। इस थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज को हम लोग प्लाज्मा फेरेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा फेरेसिस भी कहते हैं। ये एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं एफ्रेसिस मशीन, उसके थ्रू किया जाता है। देखो इसमें होता क्या है, पेशेंट के ब्लड को जो है ना इस एफ्रेसिस मशीन से पास किया जाता है, और जब इससे पास करते हैं तो क्या होता है, प्लाज्मा फिल्टर होकर रिमूव कर लिया जाता है और डिस्कार्ड कर दिया
दिया जाता है एंड देन री इन्फ्यूजन किया जाता है रेड ब्लड सेल का अलोंग विद रिप्लेसमेंट फ्लूइड सच एज प्लाज्मा और एल्ब्यूमिन इन द पेशेंट। ठीक है, अब ये कब, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, प्रोसीजर वगैरह एक बार देख लेना। यहाँ पे क्या होता है कि वीनस ब्लड निकाल लिया, फिर उसके बाद में ब्लड सेल को सेपरेट कर लिया, प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया, प्लाज्मा को डिस्कार्ड कर दिया, फिर उसके बाद में आरबीसी वगैरह को फिर अंदर डाला जाता है रिप्लेसमेंट विद अ रिप्लेसमेंट फ्लूइड लाइक प्लाज्मा और एल्ब्यूमिन इन द पेशेंट, है ना। सेल सेपरेटर यूज किया जाता है यहाँ पे, और सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है ना। और बस क्या है, और इसमें क्या है, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको यूज़ कब किया जाता है ये देख लेना। इसको यूज़ किया जाता है इफेक्टिव टेम्पररी ट्रीटमेंट, ये एक्चुअली होता है इन केस ऑफ सम ऑटो इम्यून डिजीजेज लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस या थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा वगैरह, इनमें जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। प्लाज्माफेरेसिस इज यूज्ड एज अ ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर। तो ये क्या है, एक ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर है फॉर एन इफेक्टिव टेम्पररी ट्रीटमेंट ऑफ मेनी ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, अब ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है, खुद की बॉडी की इम्यूनिटी खुद को खाने लग जाती है ना, अपने अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो प्लाज्माफेरेसिस में क्या होता है कि इन एंटीबॉडीज को एक्चुअली में रिमूव कर दिया जाता है ब्लड से, ताकि जान बची तो लाखों पाए। ठीक है, बस इसी के साथ हमारा ये जो प्लाज्मा प्रोटीन का टॉपिक होता है ये होता है खत्म। तो राम राम सा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर, जो मर्जी हो ना वो कर दो, मतलब सब कर दो, जो दबा सकते हो, जो छेड़ सकते हो सब छेड़ दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।